So now we are going to begin with the first chapter, that is supply under GST, which comprises of section number 7 and subsection section 7 and 8 of CGST Act. Okay, section 7 में भी subsections है, अपन एक एक करके देखेंगे. So supply होने के लिए क्या होना चाहिए? There should be consideration and furtherance in business, and supply can be of goods or services. अगर ये statement आपने समझ लिया तो ये chapter आपका हो गया. Supply should be of goods or services, and supply should be for consideration and in course or furtherance of business. Okay, supply should be of goods or services. What is the meaning of goods? Goods means every kind of movable property. Okay, including actionable claims but excluding money and securities. One more thing, it includes grass and growing crops, right? So goods का definition ये है. Service का definition क्या है? Anything other than goods is service, right? सर्विस का मतलब क्या? एनीथिंग अदर देन गुड्स. बट यहाँ पर एक चीज समझना, मनी एंड सिक्योरिटी एक्सक्लूड करना होगा. लेकिन अगर आपने कोई लोन लिया है, ओके, दैट इज मनी, मनी इटसेल्फ अगेन, लेकिन इसमें जो प्रोसेसिंग फी है इट विल बी द सप्लाई, बट लोन अमाउंट वुड नॉट बी द सप्लाई. क्लियर है? एंड अगर आपने सिक्योरिटीज परचेज की हैं, अगर आपने सिक्योरिटीज बेचा है, देन इन दैट केस द ब्रोकरेज वुड बी द सप्लाई ऑफ सर्विस. ओके, सो सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन एंड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. ओके, कंसिडरेशन होना जरूरी है, कंसिडरेशन होना इज मस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? यहाँ पर लिखा हुआ है. Consideration matlab quid pro quo. Anything in return is called as consideration. Anyone can pay consideration. Consideration can be in kind. Okay, if I am providing lectures, you are providing me gifts, then also it is a consideration. Subsidy received by central government, state government is not a subsidy. Monetary value for forbearance of an act is a consideration. Meaning thereby, अगर मान के चलो कि मुझे कुछ नहीं करने का पैसा मिल रहा है, ओके, फॉर एग्जांपल वन इंस्टीट्यूट सेज मी कि आप लोग यहाँ पर लेक्चर मत प्रोवाइड करना, उसके लिए मुझे 1 लाख रुपया दिया गया, दैट इज ऑल्सो अ कंसिडरेशन. रिफंडेबल डिपॉजिट इज नॉट अ कंसिडरेशन अनलेस अप्रोप्रिएटेड फॉर द सप्लाई. ओके, सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन. सो सप्लाई होने के लिए मैंने बोला आप लोग को दो चीजें होनी चाहिए, वन इज कंसिडरेशन एंड अनदर वन इज फर्दरेंस इन बिजनेस. यस और नो? अब कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी सप्लाई मानेंगे. ऐसी होती हैं 4 एक्टिविटीज विच आर मेंशन्ड इन शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. आया समझ में? मैंने क्या बोला था? कंसिडरेशन होना चाहिए, फर्दरेंस इन बिजनेस होना चाहिए, दोनों होना चाहिए. अगर दोनों में से एक भी पैरामीटर सेटिस्फाई नहीं किया, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई. हाउएवर, देयर आर सम एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन. ओके, मतलब अगर आपके एक्टिविटी में कंसिडरेशन नहीं भी है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम सप्लाई मानेंगे. कौन सी एक्टिविटीज है? शेड्यूल 1 की 4 एक्टिविटीज. सबसे पहली, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड. ओके, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड. आपने आईटीसी लिया, ओके, एंड आपने उस असेट को फ्री में बेच दिया. ओके, तो यहाँ पर क्या गवर्नमेंट अपना आईटीसी छोड़ेगा? नहीं, गवर्नमेंट कहता है कि आप इसको सप्लाई मानो एंड यहाँ पर जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा. सेकंड एंट्री, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन. ओके, अगर रिलेटेड पार्टी को आपने कुछ भी बेचा है विदाउट कंसिडरेशन, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इफ इट वाज फॉर फर्दरेंस इन बिजनेस. इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन. इफ एम्प्लॉयर इज गिविंग गिफ्ट टू इट्स एम्प्लॉइज, ओके, per employee per financial year, if it is up to rupees 50,000, then it is not a supply. If it is exceeding rupees 50,000, then it will be treated as supply. Okay, यहाँ पर एक छोटा सा एनालिसिस कर देता हूँ. If it is less than equal to 50,000, then it is not a supply. Not a supply. Okay, not a supply मतलब यहाँ पर आपको ITC रिवर्स करना होगा. समझ में आया? If it is more than rupees 50,000, then it will be a supply and ITC can be availed. Okay, ITC आप लोग अवेल कर सकते हैं. समझ में आया? So this was the important point over here. यहाँ पर रिलेटेड पार्टी का बहुत बड़ा डेफिनेशन है, अपने को नहीं चेक करना है ये. रिलेटेड पार्टी में एक चीज याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई आर रिलेटेड पार्टी and members of the same family are related party. Okay, members of same family are related party. What is the meaning of same family? Okay, family का मतलब क्या, सुनना ध्यान से. family मतलब अगर स्पाउस एंड चिल्ड्रन की बात करें, ओके, मतलब अगर अपन हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन, ठीक है, ये दोनों हमेशा फैमिली का पार्ट होंगे. लेकिन ब्रदर सिस्टर ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ये लोग तभी ही रिलेटेड पार्टी बनेंगे जब ये लोग डिपेंडेंट होंगे.
समझ में आया? अगर ये लोग इंडिपेंडेंट है, मतलब खुद का इनका इनकम है, क्वेश्चन में अगर दिया है कि वेल सेटल्ड है, सो दे आर इंडिपेंडेंट, सो दे विल नॉट बी रिलेटिव। इज दैट क्लियर? ओके। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट पर्सन मींस अगर आपका पैन सेम है एंड दो अलग जीएसटी नंबर है, दे आर कॉल्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। समझ में आया? डिस्टिंक्ट पर्सन मींस कि पैन सेम है, जीएसटी नंबर अलग है। क्या एक ही स्टेट में दो रजिस्ट्रेशन लिए जा सकते हैं? जी हाँ, लिए जा सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। कैन वी टेक सिंगल रजिस्ट्रेशन इन टू स्टेट्स? मतलब अगर समझो एक ही स्टेट है, सॉरी एक ही स्टेट है अपना एंड दो अलग नंबर हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं। ओके, अगर अलग प्लेस ऑफ बिजनेस है तो हो सकते हैं। समझा? एंड अगर दो अलग स्टेट है तो ऑब्वियसली दो अलग ही नंबर होने चाहिए। सो दीज आर कॉल्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। सो सप्लाईज टू रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन वुड बी कंस्टिट्यूड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडर। अब यहाँ पर अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वैल्यूएशन कैसे करेंगे? सो आंसर है वैल्यूएशन विल बी डन एज पर रूल नंबर 28। समझ में आया? सो यहाँ पर अपन ने देखा दो एंट्रीज। थर्ड एंट्री, उसके बाद मैं दोनों सर्कुलर लूंगा। थर्ड एंट्री, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, ओके, एंड वाइस वर्सा। समझा? अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स भेजा है तो इट विल बी अ सप्लाई इफ एजेंट इज इशूइंग इनवॉइस टू द कस्टमर इन हिज ओन नेम। इफ एजेंट इज इशूइंग इनवॉइस इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, देन सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट वुड नॉट बी द सप्लाई। क्लियर है? मतलब जो गुड्स उन्होंने भेजा है इट विल नॉट बी सप्लाई। समझ में आया? अब यहाँ पर दो छोटे से सर्कुलर्स की बात करते हैं। इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ मोड ऑफ कन्वेंस, ओके। मतलब अगर मान के चलो कि कोई ट्रक है, एक ट्रक गई है राजस्थान, ठीक है, महाराष्ट्र में भी एक उसका रजिस्ट्रेशन है, राजस्थान में भी रजिस्ट्रेशन है, ओके। सो यहाँ पर क्या हुआ है, महाराष्ट्र से ट्रक गई है राजस्थान फॉर यूजेज एंड देन बाद में वापस आ जाएगी। सो इन दिस केस व्हाट विल बी हैपनिंग, जो ट्रक जा रही है, ओके, दैट विल नॉट बी अ सप्लाई, बट यूजेज चार्जेस विच महाराष्ट्र यूनिट विल बी रिकवरिंग फ्रॉम राजस्थान यूनिट, इट विल बी अ सप्लाई। समझ में आया? ओके। सेम अप्लाइज फॉर इंटरस्टेट मोड ऑफ रिक्स टूल्स एंड स्पेयर्स। इज दैट क्लियर? ओके। अब अपन बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस का। किसका बात करेंगे अपन? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाता हूँ। आप सभी को मालूम है, एकदम सिंपल चार्ट है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ओके। इफ इट इज फॉर कंसिडरेशन, इफ इट इज फॉर कंसिडरेशन, देन अपने को आंख बंद करके बोलना है कि इट इज अ सप्लाई। समझ में? अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है फॉर कंसिडरेशन है, ओके, इट इज ऑलवेज सप्लाई। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, ओके, इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, देन हमको चेक करना है शेड्यूल 1, ओके। इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन एंड इट इज फ्रॉम रिलेटेड पार्टी for furtherance in business, then only this activity would be supply, otherwise it will not be a supply, otherwise it is not a supply। समझ में आया? Import of services for consideration always supply, if import of services without consideration, if it is from related party for furtherance in business, then only it will be supply, otherwise it will not be a supply। समझा? ओके। अब यहाँ पर सप्लाई है बोलने से क्या टैक्स लग जाएगा? इधर नहीं। सप्लाई बोला है मतलब हो सकता है ये टैक्सेबल भी हो या फिर एग्जाम। So if it is for business purposes, then only it will be taxable. If it is for personal purposes, then it will be exempt supply। समझ में आया? Okay. So here we conclude with schedule 1 activities. Now coming to schedule 2 activities. Okay. अब schedule 2 क्या होता है सुनो। Some activities government has classified as goods or services। क्योंकि प्री जीएसटी एरा में प्रॉब्लम होता था कि क्या गुड्स रहेगा क्या सर्विस रहेगा, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस बार क्लासिफाई कर दिया। ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स है, मतलब आपने क्या किया, गुड्स बेचा, सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर हायर परचेज वाला कुछ ट्रांजेक्शन है तो भी सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आपने किसी को राइट दिया है गुड्स के अंदर, देन ऑल्सो इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इफ यू आर गिविंग राइट इन यूज, ठीक है, दो दो अलग चीजें, राइट टू यूज एंड राइट इन यूज, दो अलग चीजें हैं। मैं मेन लेक्चर में डिस्कस करता हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है अपने पास। सो राइट इन यूज भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज रहेगा। अगर आपने लीज पे दिया है, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, लेटिंग आउट, ओके, ट्रीटमेंट और प्रोसेस, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। असेट्स ऑफ बिजनेस ट्रांसफर, ऑब्वियसली इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके।
ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। गुड्स हेल्ड फॉर बिजनेस यूज पुट टू प्राइवेट यूज। ओके, अगर कंपनी ने कार खरीदा था कंपनी के लिए, बट डायरेक्टर इज यूजिंग टू पिक एंड ड्रॉप देयर चिल्ड्रन, ओके, तो इट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है। नेक्स्ट इज सीजेस टू बी द टैक्सेबल पर्सन। अगर आप लोग टैक्सेबल पर्सन अभी नहीं हो, ओके, आप टैक्सेबल पर्सन थे, आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया एंड नाउ यू आर क्लोजिंग योर बिजनेस। ओके, तो यहाँ पर जो भी गुड्स आपके पास स्टॉक में पड़े हुए थे, इट वुड बी डीम्ड दैट यू आर सप्लाइंग टू योर सेल्फ। बट यहाँ पर एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है। सबसे पहला एक्सेप्शन, इफ बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न। ओके, गोइंग कंसर्न में आपने किसी को बिजनेस बेचा, इट इज अ एग्जेम्प्ट सप्लाई। आप अगर आप लोग को एग्जेम्पशन का एंट्री नंबर 2 याद होगा तो, ओके, और अदरवाइज इफ इट इज कैरिड आउट बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। तो इन दोनों केसेस में गवर्नमेंट को जो नया एंटिटी है, ओके, दैट विल बी प्रोवाइडिंग जीएसटी। ओके, जो अगर फॉर एग्जांपल आपको मैंने बिजनेस ट्रांसफर किया एज अ गोइंग कंसर्न, यू विल बी पेइंग जीएसटी, तो गवर्नमेंट बोलती है कि ये ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट। और अगर गवर्नमेंट को ये डर लग रहा है कि आगे जीएसटी नहीं मिलने वाला, मतलब आप बिजनेस बंद कर रहे हो, तो यहाँ पर जितना भी आईटीसी आपने लिया था, आप पूरा का पूरा रिवर्स कर दो, पे कर दो। समझ में आया? नेक्स्ट इज रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स। ओके, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मतलब जहां पर सीसी या फिर ओसी से पहले पैसे मिले। ओके, दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब लेबर प्लस गुड्स, ठीक है, गुड्स प्लस सर्विस, ये दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर कंस्ट्रक्शन करना है, फिर रिफर्बिशमेंट करना है, रिनोवेशन करना है, इंप्रूवमेंट करना है, वो सब। Temporary transfer or permitting use of intellectual property right, it is supply of service. Development or customization of information technology software, it is supply of service. Tolerance of non performance, okay, मतलब अगर एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है बिना नोटिस पीरियड के, so here employer is, what employer is doing, employer is tolerating non performance of employee, so it will be supply of service. Supply of goods by unincorporated association to its member, it is supply of goods. Done. So here we complete with schedule 2. यहाँ पर कुछ छोटे छोटे सर्कुलर्स हैं, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला सर्कुलर है प्रिंटिंग ऑफ बुक्स का। अगर मैं अपने बुक्स प्रिंट करवा रहा हूं, तो यहाँ पर कंटेंट ऑथर का है। जब कंटेंट ऑथर का रहेगा, तब जो प्रिंटिंग वाला पर्सन है, ही विल बी डीम्ड टू बी प्रोवाइडिंग मी सर्विसेज, क्योंकि कंटेंट मेरा था। ओके, भले मुझे हार्ड फॉर्म में गुड्स आ रहा है, लेकिन इट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस इफ कंटेंट इज नॉट माइन। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल लेटर हेड है, ठीक है, माना लेटर हेड में एड्रेस मेरा है, पर दैट इज नॉट कॉल्ड एज कंटेंट। सो अगर ऐसा कुछ केस है जहां पर कुछ कंटेंट मेरा नहीं है, देन इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स। यहाँ पर अगर टेनेंसी प्रीमियम अर्न किया है, ओके, लैंडलॉर्ड ने, ओके, और आउटगोइंग टेनेंट है, मतलब जो टेनेंट छोड़ के जा रहा है, ओके, उसने इनकमिंग टेनेंट से कुछ तो टेनेंसी प्रीमियम अर्न किया रहेगा, बराबर है, दैट इज एग्जेम्प्टेड। ओके, दैट इज एग्जेम्प्टेड। इफ टेनेंसी प्रीमियम इज ऑन अदर देन रेसिडेंशियल यूनिट्स, then it is taxable. Okay, and if tenancy premium is earned from outgoing tenant, okay, from outgoing tenant by landlord for sale of such tenancy rights, then it will be taxable. इसमें एक क्वेश्चन भी है आपके एमसीक्यू बुकलेट में, ओके, वो भी आप करना। नेक्स्ट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट? आरबीआई ने सब बैंक्स को कुछ एक टारगेट दिया हुआ है, ओके, कि आप लोग को प्रायोरिटी सेक्टर में इतना पैसा देना है। अगर कोई बैंक टारगेट अचीव नहीं करता, उसको पेनल्टी देना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर कोई बैंक का टारगेट अचीव नहीं हुआ है, व्हाट ही विल डू, ही विल परचेज दैट पर्टिकुलर टारगेट फ्रॉम सम अनदर बैंक वाया पीएसएलसी, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। सो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट का सेल जो होता है, उसको अपन कहते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट इज रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। जो टायर्स के ऊपर जिगजैग करके होता है, मालूम है, जिससे आप ब्रेक मारते हो, तो यहाँ पर जो रिट्रेडिंग होता है, ओके, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी टायर है, ओके, मेरा टायर खराब हो गया, ओके, सो टायर अगर खराब हुआ है, सो यहाँ पर मैं अगर रिट्रेडिंग करवाता हूँ, सो देन इट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर मैं नया टायर लेता हूँ, रिट्रेडेड टायर, इट विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स। समझा? सो हियर वी कंप्लीट विद शेड्यूल 2 along with circulars. नेक्स्ट, कमिंग टू शेड्यूल 3। अब कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई नहीं होने वाली एक्टिविटीज ये है। समझा? सबसे पहली, एम्प्लॉई ने अगर एम्प्लॉयर को कुछ सर्विसेज दिया है, इट विल बी आउट ऑफ जीएसटी एम्बिट, ओके, सप्लाई नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने अगर सर्विसेज दिया हुआ है, देन इट विल बी आउट ऑफ परव्यू ऑफ जीएसटी। समझ में आया? नेक्स्ट, फंक्शंस परफॉर्म बाय एमपी एमएलए, ये लोग वैसे भी कुछ काम नहीं करते, तो ये लोग जो भी सर्विस देंगे, दैट विल नॉट बी अ सप्लाई।
or duties performed by a person who is holding any post in pursuance with constitution provisions. Next, or the duties performed as a chairperson or director in body established by central government. So ये लोग वैसे भी कुछ काम नहीं करते, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, सो इन्होंने जो भी दिया इट विल नॉट बी अ सप्लाई. फ्यूनरल, बरियल, क्रेमाटोरियम, मॉर्टरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, ओके, जो अंतिम संस्कार की एक्टिविटीज है, इट विल नॉट बी सप्लाई. सेल ऑफ लैंड इज नॉट अ सप्लाई. ओके. एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग मतलब अगर सीसी या फिर ओसी के बाद कंसिडरेशन आ रहा है, देन इन दैट केस दिस एक्टिविटी विल नॉट बी सप्लाई. समझा. एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग. ओके, हमने गुड्स के डेफिनेशन में देखा था ऑल एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स, but only lottery betting gambling are a supply, other than lottery betting gambling are not a supply. Next is supply of goods from non-taxable territory to non-taxable territory without goods entering into India. आपने ऑर्डर दिया दुबई से कनाडा तक, ओके, बोला कि दुबई वाले को कि भाई कनाडा में गुड्स छोड़ दो, सो गुड्स दुबई से कनाडा मूव हुए हैं, ओके, गुड्स इंडिया में आए नहीं, so in that case this activity would not be the supply, and Indian person who is earning commission income from this transaction would also be exempt by virtue of entry number 12AA of notification number 12/2017. समझा. नेक्स्ट, अगर वेयरहाउस में क्लियर करने से, वेयरहाउस से क्लियर करने से पहले अगर सेल हो गया है गुड्स का वेयरहाउस के अंदर, देन दिस एक्टिविटी वुड नॉट बी द सप्लाई. ओके. एंड अगर हाई सी सेल्स, हाई सी सेल्स बोलो या फिर गुड्स क्लियरेंस होने के पहले अगर आपने गुड्स को बेच दिया, फॉर एग्जांपल गुड्स पोर्ट पे पड़े हुए हैं, क्लियरेंस करवाने के लिए आप नहीं गए, आपने जिसको बेचा है वो गया, ओके, सो जो आपने इंपोर्ट किया दैट इज नॉट अ सप्लाई. ओके, जो लास्ट बायर है वो जो लेकर के जाएगा दैट विल बी द सप्लाई. समझ में आया. सो द ट्रांजैक्शन बिटवीन यू एंड योर बायर इज नॉट अ सप्लाई. समझ में आया, क्योंकि इंडिया में क्लियरेंस होने के पहले वो गुड्स बेचे गए. समझा. सो वेयरहाउस के अंदर हो चाहे क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन के पहले हो, दिस एक्टिविटीज वुड नॉट बी द सप्लाई. समझा. नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी. अगर गवर्नमेंट लाइसेंस फी ले रहा है आपसे, ओके, तो यहाँ पर आरसीएम नहीं आएगा क्योंकि ये एक्टिविटी को गवर्नमेंट ने शेड्यूल 3 में डाल दिया. समझा. क्योंकि अल्कोहलिक लिकर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 100% एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए अगर आप लाइसेंस फी लोगे तो आपको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको शेड्यूल 3 में डाल दिया ताकि इसके ऊपर कोई आरसीएम ना आए. सो हियर वी कंप्लीट विद एंटायर सेक्शन 7. समझा. नेक्स्ट, कमिंग टू सेक्शन नंबर 8, दैट इज कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई. कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? एक सेट ऑफ सप्लाईज है, ओके, दिस इज अ सेट ऑफ सप्लाईज जहां पर एक होता है प्रिंसिपल नेचर एंड बाकी सारे होते हैं एंसिलरी. एक एग्जांपल लेता हूं, अगर हम प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ओके, सो ट्रैवलिंग इज अवर प्रिंसिपल सप्लाई, बाकी खाना पीना एंटरटेनमेंट एंड एयर होस्टेस को देखना ये वगैरह सब कुछ क्या है? एंसिलरी सप्लाई. बराबर है. तो यहाँ पर जो भी नेचुरली बंडल है, ओके, इसको अपन कहते हैं नेचुरली बंडल. सो नेचुरली बंडल्स जो भी सर्विसेज होती हैं, यहाँ पर जो इस सर्विस का रेट होगा, रेट ऑफ टैक्स होगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, एवरीथिंग वुड मूव अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल नेचर ऑफ सप्लाई, दैट इज प्रिडोमिनेंट नेचर. समझ में? नेचुरली बंडल है या नहीं ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ओके. अपने को क्या देखना होगा कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या ये लोग देते हैं, ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि जो लोग ये फास्ट ट्रैक बैच मतलब क्रैश कोर्स बैच लेंगे उनको मैं माथेरान लेके जाऊंगा, ओके. सो दिस इज आर्टिफिशियल बंडल, जबरदस्ती मैंने इसको मिक्स किया हुआ. सो जब जबरदस्ती मिक्सिंग होगा तब इट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड सप्लाई, एंड नेचुरली अगर बंडल होगा इट इज कॉल्ड एज कंपोजिट सप्लाई. समझा? सो कंपोजिट सप्लाई में प्रिडोमिनेंट नेचर ऑफ सप्लाई के हिसाब से सब कुछ चलेगा, एंड मिक्स सप्लाई में कैसे चलेगा? हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, ओके. फॉर एग्जांपल दिवाली में आपको बास्केट मिला, उस बास्केट में क्या क्या है? स्वीट है, आलमंड है, कैश्यू है, तो तीनों के ऊपर रेट ऑफ टैक्स अलग अलग है, ओके. तो यहाँ पर जो भी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा उसके हिसाब से पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन चलेगा. अगर हाईएस्ट रेट वाला सर्विस है तो टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस का लगेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस का लगेगा, रेट ऑफ टैक्स सर्विस का लगेगा. अगर हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स गुड्स का है तो गुड्स के हिसाब से सब चलेगा, ओके. एंड इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई प्रिडोमिनेंट नेचर ऑफ सप्लाई के हिसाब से सब कुछ चलेगा. सो हियर वी कंप्लीट विद सेक्शन नंबर 8. अब कुछ सर्कुलर्स ले लेते हैं. आर्ट वर्क सप्लाईज, ओके. मतलब मान के चलो कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने मोनालिसा का पेंटिंग बनाया. अब मोनालिसा का पेंटिंग आर्ट गैलरी में जाएगा, ओके. सो जो मैंने आर्ट गैलरी में भेजा है इट इज नॉट अ सप्लाई, इट विल बी अ सप्लाई व्हेन द बायर सिलेक्ट्स दैट पेंटिंग. समझा? नेक्स्ट, जॉइंट वेंचर्स, ओके. अगर मान के चलो 4 पार्टनर है, सभी ने 100 रुपए निकाले, 400 रुपए हो गए एंड उन्होंने मशीन खरीदा, ओके. तो यहाँ पर जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया उसको अपन बोलते हैं कैश कॉल्स, दैट इज नॉट अ सप्लाई, वो सप्लाई नहीं होता, ओके.
जॉइंट वेंचर में ऑब्वियसली पैसे मिले होंगे ना, चारों लोगों ने निकाला, तो जॉइंट वेंचर को जो पैसे मिल रहे हैं, इज इट अ सप्लाई? आंसर इज नो, क्योंकि ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। और अगर मान के चलो चार पार्टनर में से एक पार्टनर के पास मशीन था, वो पार्टनर मशीन लेके आ रहा है एंड इन तीनों से क्या कर रहा है, वो पैसा रिकवर कर रहा है कि यूजेज चार्जेस दो, देन दैट एक्टिविटी वुड बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कुछ भी गुड्स बेचेगा तो उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स, मतलब जो रिसिपेंट है उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। माउंटिंग ऑफ बस बॉडीज, अगर चेजिस है, ओके चेजी बोलते हैं उसको, चेजिस के ऊपर अगर बस बॉडी को माउंट करना है, ओके आपके पास बस बॉडी है, आपने बोला कि ये चेजिस के ऊपर माउंट करके मुझे दो, तो यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई इज माउंटिंग सर्विसेज, सो इट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस। और अगर आपने माउंटेड बस बॉडी लिया, ओके किसी से लिया आपने माउंटेड बस बॉडी, पूरा बस बॉडी आपका, तो यहाँ पर इट विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स, सो इट विल बी अ केस टू केस सप्लाई। सर्विसिंग ऑफ कार्स, ओनली कार्स, हाँ बाकी किसी में भी लगाना मत है। सर्विसिंग ऑफ कार्स में क्या होता है, मान के चलो कि मैं एक मैकेनिक हूँ, आपने मुझे कार दिया सर्विसिंग करने को, ओके तो यहाँ पर मैं कार सर्विसिंग करूंगा, लेकिन कार सर्विसिंग में मेरा जो लेबर चार्जेस है वो सबसे कम कंपोनेंट होगा, सबसे ज्यादा कंपोनेंट क्या होगा, इसके अंदर ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, वो भी लगेगा, दैट इज क्लच लगेगा, डिस्क लगेगा, स्टेयरिंग व्हील लगेगा, वॉट एवर। तो व्हाट आई एम रिकवरिंग फ्रॉम यू, द चार्जेस ऑफ दिस गुड्स प्लस माई लेबर सर्विस। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि जितना भी आपने गुड्स परचेस किया है, ओके जो भी उसका रेट रहेगा वही रेट पे आप लोग रिसिपेंट से रिकवर करेंगे, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड यू आर इशूइंग लाइन आइटम वाइज इनवॉइस। समझ में? और अगर आप कंसोलिडेटेड एक ही अमाउंट का इनवॉइस इशू करते हो, जैसे 1 लाख रुपया सर्विसिंग, तो यहाँ पर 18% लगेगा। और अगर आप लोग अलग अलग से करते हो, दैट इज क्लच प्लेट 1000 रुपया, देन डिस्क ब्रेक से अज्यूमिंग 10,000 रुपीज और वट एवर, तो यहाँ पर क्या होगा, जब अलग अलग लाइन आइटम वाइज होगा तो यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स भी अलग अलग लगेगा। इज दैट वेरी क्लियर? समझ में आया? okay. आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट पेट्रोलियम, अब कॉस्ट पेट्रोलियम का क्या कॉन्सेप्ट है सुन लो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब जो लैंड है, ओके वो मेरा खुद का नहीं है, वो गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी है, ओके तो यहाँ पर लैंड पर हम लोग कैसे कोई भी माइनिंग करना शुरू नहीं कर सकता, ओके तो यहाँ पर जब माइनिंग करना है आपको, तो यू शुड हैव द कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ओके। अब प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो पर्सन माइनिंग करेगा इट इज कॉल्ड एज लाइसेंसी, एंड जो लाइसेंस दे रहा है दैट इज गवर्नमेंट, वुड बी कॉल्ड एज लाइसेंसर। सो इस कॉन्ट्रैक्ट में लाइसेंसर है, लाइसेंसी है, समझ में? दिस कॉन्ट्रैक्ट व्हाई इट हैज बीन एंटर्ड, ये एंटर क्यों किया गया, क्योंकि मुझे लाइसेंस चाहिए, समझ में? मेरे को ये मजा नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट के पास इतना सारा लैंड है तो चलो प्रॉफिट बनाते हैं गवर्नमेंट के साथ, नहीं, मेरे को गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना था, इसीलिए मैं गवर्नमेंट के पास आया, ओके। सो दिस इज नॉट अ जॉइंट वेंचर, पहली बात तो ये जॉइंट वेंचर है ही नहीं, ओके दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट वेर इन वी बोथ आर लाइसेंसर एंड लाइसेंसी, बस दैट्स इट, ओके। सो जो भी कॉस्ट इनकर किया जाता है, ओके दैट कैन बी रिकवर्ड। कॉस्ट कौन इनकर करता है, जो माइनिंग कर रहा है, ओके ओएनजीसी एग्जांपल, इट इज माइनिंग, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज वो एक्सप्लोर कर रहा है। सो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस द एक्सपेंडिचर वुड बी इनकर्ड बाय लाइसेंस, एक्सपेंडिचर कौन इनकर करेगा, लाइसेंस ही इनकर करेगा, एंड बाद में रिकवर करेगा फ्रॉम सेल प्रोसीड्स। सो जो सेल प्रोसीड से कॉस्ट का रिकवरी, इसको अपन कहते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम। सो दिस कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट टैक्सेबल, समझा, कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट टैक्सेबल। अब इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर अगर कॉस्ट पेट्रोलियम फॉर एग्जांपल ओएनजीसी के अंदर, ओएनजीसी इटसेल्फ इज अ जॉइंट वेंचर एग्जांपल, ओके तो यहाँ पर जॉइंट वेंचर का एक मेंबर इनकर कर रहा है, ओके एक मेंबर इज इनकरिंग एंड देन ही विल बी रिकवरिंग, समझ में? वो रिकवर करेगा। तो यहाँ पर जो जॉइंट वेंचर को सर्विस दिया गया है, इट इवन इफ इट इज फॉर कॉस्ट पेट्रोलियम इट विल बी टैक्सेबल, ओके तो यहाँ पर आपको एग्जांपल्स देखने मिलेंगे ये आप लोग पढ़ लेना। सो सिंपल वर्ड्स में कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट टैक्सेबल, बट इफ out of a joint venture one co-venturer is incurring, then such transaction would be taxable, okay it is not a cost petroleum, it will be taxable. Next, clarification of clarification on levy of GST on display of name, okay मतलब कोई समाज संस्था होगा कोई, बराबर है, एक ट्रस्ट वगैरह है, तो वहां पर एक बोर्ड लगाया जाता है, नाम का नाम लगाएंगे, नीचे डेट ऑफ बर्थ एंड जो भी है, श्रीमती श्रीमान जो भी है, ओके तो यहाँ पर जो भी बोर्ड्स लगाए जाते हैं
सो ये लगाने के मतलब जो भी पर्सन ने डोनेशन दिया है इसीलिए वो बोर्ड लगा हुआ है। क्लियर है? अगर मैं आपके ट्रस्ट में डोनेशन दूंगा तो आप मेरा बोर्ड लगाएंगे। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो ट्रस्ट को पैसे मिले हैं वेदर इट विल बी सप्लाई और नॉट। ओके, वेदर इट विल बी सप्लाई और नॉट। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि इफ इट इज फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस, फॉर एग्जाम्पल मेरा बोर्ड लगाया, नीचे लिखा IIT बाय CA केवल मोता, CA प्रोफेसर, CA प्रैक्टिस, सो ऑन। तो यहाँ पर इट इज द नेचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ओके, सो जो कंसिडरेशन दैट इज डोनेशन मैंने ट्रस्ट को दिया है दैट विल बी कॉल्ड एज दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब उन्होंने मुझे एडवर्टाइजमेंट सर्विस दिया इसीलिए मैंने उनको पैसा दिया, ऐसा माना जाएगा। समझा? इफ इट वाज प्योरली द व्हाट वी कैन से फिलांथ्रोपिक, ओके, मतलब कोई भी मेरा कमर्शियल गेन का पर्पस है ही नहीं, देन इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज नॉट अ सप्लाई। समझ में आया? वेरी सिंपल। तो ये अपना हो गया है क्लैरिफिकेशन ऑन लेवी ऑफ डिस्प्ले नेम। ओके, नेक्स्ट पेनल इंटरेस्ट। ओके, अभी दो चीज समझना। एक तो मैं लोन लेता हूँ एंड देन मोबाइल खरीदता हूँ, ये पहला चीज है। सेकंड, मैं मोबाइल को EMI पे लेता हूँ। ओके, सबसे पहला क्या था? मैंने लोन लिया। समझा? मैंने लोन लिया एंड देन क्या किया? मोबाइल लिया एंड लोन के रीपेमेंट का EMI मैंने लेट भरा। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस, मैंने मोबाइल EMI पे लिया एंड मोबाइल का EMI लेट भरा। सो जो लेट भरने पर पेनल इंटरेस्ट लगता है उसका टैक्सेबिलिटी कैसे होगा ये हम जान रहे हैं। ओके, अगर आप लोग लोन लेते हो, लोन से पैसा लोन का पैसे से आप मोबाइल लेते हो एंड देन लोन का रीपेमेंट को लेट कर रहे हो, ओके, एंड EMI पे पेनल इंटरेस्ट पे कर रहे हो, देन इन दैट केस द प्रिंसिपल एक्टिविटी इज लोन। ठीक है, लोन का पेमेंट लेट हो, सो हियर इट विल नॉट बी सप्लाई, एडिशनल पेनल इंटरेस्ट चार्ज वुड नॉट बी द सप्लाई। लेकिन लेकिन अगर आपने मोबाइल को EMI पे लिया एंड आपने पैसा लेट पे किया, then in that case it will be a supply, that is penal interest would be supply. Why? Because your underlying was not the transaction in money, the underlying was supply of goods, that is mobile. समझ में? So here we complete with the taxability of additional or penal interest. The last part, taxability of director services. Okay, तो यहाँ पर रेम्यूनरेशन जो होता है, अगर हम डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, हम कंपनी है, कंपनी रेम्यूनरेशन दे रही है डायरेक्टर को, सो ऑब्वियसली इट इज टैक्सेबल अंडर RCM। लेकिन लेकिन डायरेक्टली चार्ज के ऊपर नहीं जाना, आपको पहले टैक्सेबिलिटी समझना है। ओके, सो अगर होल टाइम डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर, इट मीन्स ही इज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। क्लियर? सो अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय है तो दैट इज शेड्यूल 3 एक्टिविटी, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर सर्विसेज, नॉट टैक्सेबल। इफ ही इज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, then remuneration paid by us to him, okay, would be taxable. ओके, यहाँ पर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन और ऑन द बेसिस ऑफ TDS डिडक्टेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इफ इट इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192 इट इज सैलरी इनकम। ओके, जो भी डायरेक्टर उसका सैलरी इनकम है, तो यहाँ पर कोई GST नहीं लगेगा, RCM में कंपनी को पे नहीं करना। ओके, if suppose you have paid to independent director, okay, so in that case you have deducted TDS under section 194J, it means it is a professional services, so यहाँ पर RCM कंपनी को पे करना पड़ेगा। समझ में? so here we complete with the first chapter, that is supply under GST. Is that very clear? Done.